मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे देश में चाइना का कोई भी एक परिंदा ना घुसा है, ना घुसेगा, ना हमारी सीमा पे कब्जा किया है, ना हमारे एंटर किया है। अभी क्या हो रहा है? अभी वो खुद कह रहे हैं, सारे प्रूफ हैं कि चाइना हमारा कई उस पर जो फिंगर है वहाँ चौथे फिंगर तक घुसा पड़ा है। ये पूरा लद्दाख वगैरह, लेह लद्दाख पूरा अपने सैनिक और रक्षा मंत्री ने कल तो उसका काउंटर खुद ही कर दिया। उसका जवाब दें मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कहाँ सही बोले वो? जो आदमी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के दिन जीतने के बाद पार्लियामेंट में घुसता है और वो आदमी पूरा दंडवत प्रणाम करता है संसद को और भारतीय संविधान को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, उनके रहते हुए पूरे संविधान की होलियाँ जलाई जाती हों, वो कुछ नहीं बोला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डेली निंदा, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है, वो कुछ नहीं बोलता। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनके ऊपर रोज़ अत्याचार होता, मोदी कुछ नहीं बोला। और अगर मुझे लगता है उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए था तो वो ज़्यादा वहाँ हीरो के रोल नहीं विलेन का ज़्यादा अच्छे साबित होते, हीरो नहीं विलेन अच्छे साबित होते फिल्म में। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के शपथ लेने के 1 घंटे के बाद सारे कानून, काले कानून जो जनता के खिलाफ बने, किसानों के खिलाफ बने, बेरोजगारों के खिलाफ बने, सब एक घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। और जो भी काले कानून बना रहे हैं, जन विरोधी कानून, उनको पलटने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोल दिया कि पहली बैठक में 1 घंटे के अंदर से सारे काले कानून खत्म कर दिए जाएंगे। देखिए, ये जो अध्यादेश लाए हैं, अध्यादेश नहीं बल्कि बिल लेके आए हैं और वो ज़बरदस्ती उसको पास भी कर दिया है, ये किसान विरोधी ही नहीं बल्कि पूरे संविधान विरोधी है, देश विरोधी है और किसानों के विरोधी तो है ही है। और इसके लिए स्पष्ट बात है कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि 70 साल में लाए हैं, तो 70 साल में जो अब तक देश की संवैधानिक संस्थाएं स्थापित व मुश्किल से हुई हैं, उनको सबको इन्होंने उजाड़ दिया। एक ही सेक्टर बचा था, वो था वो कृषि का सेक्टर, एग्रीकल्चर का सेक्टर, उस पर उन्होंने एक हमला कर दिया। जिस तरह से दूरसंचार को इन्होंने पूरी तरीके से इंटरमीडिएट कर दिया, हमारा BSNL चैनल था उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने, जो जियो के माध्यम से रिलायंस को लेकर के इन्होंने बढ़ावा दिया और जनता ने इसीलिए उनको चूज़ किया। अगर कांग्रेस ने गलती की, जरूरी नहीं है बीजेपी गलती करे, उसको पुनरावृत्ति करे। और जबकि ये हम लोग संविधान में शपथ लेके जाते हैं, जब पार्लियामेंट में जब चुन के जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और या कोई मंत्री मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनता है, तो वो भारत के संविधान की शपथ लेता है और उसमें ये बोलता है कि हम पूरे भारत की और संविधान की अक्षुण्णता को बनाए रखेंगे, गरिमा को बनाए रखेंगे और देश के हित में निर्णय करेंगे, ये शपथ लेते हैं। तो फिर जब उन्होंने ये कानून बनाया है तो इसके पीछे 5 जून 2020 को जब पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा था, तो चुपके अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत थी? अब तो मजबूरी है उनको ज़बरदस्ती बिल लाना, क्योंकि वहाँ पर कैबिनेट में पास करा दिया था। और मैं शायद आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ पूरे देश की जनता को कि इसके पीछे, इसकी आड़ में बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये किसान के सेक्टर को, कृषि के सेक्टर को भी दूसरे के हाथों में दे देना चाहते हैं। जो एक किसान की अपनी एक फ्रीडम होती थी कि वो अपनी फसल को उगा करके, और अब तक की सरकारों ने हमारे देश में जो व्यवस्था की है, कहीं कृषि मंडी समिति होती है, कहीं मार्केट है, कहीं और समिति के नाम से जानी, व्यापार समिति के नाम से जानी जाती है, ये सभी व्यवस्थाएं थी। तो किसान अपनी उपज का अपनी मर्जी से के मूल्य को जो उसको ज़्यादा मुनासिब देगा, अगर मंडी परिषद लेती है तो मंडी समिति में बेच देता था, अगर कोई आड़तिया आ गया उसको मुनासिब मिलता उसको दे देता है, उसको पेमेंट समय से मिल जाते थे। अभी तो उन्होंने बंद कर दिया, जिस तरह से किसी को गिरवी रख देते हैं वो कुछ बोल नहीं सकता। अभी जो उन्होंने इस बिल की जो मुख्य धारा है उसको आप समझने की कोशिश करें, इसमें उन्होंने क्या किया, सामूहिक निजीकरण की तरफ लेकर। अगर वो ऐसा होता तो शायद कोई अपोजिशन के लोग उसका विरोध नहीं करते। अपोजिशन के इसलिए विरोध कर रहे हैं, बल्कि किसान के लीडर, किसान की पार्टियां विरोध कर रही हैं। उसका कारण क्या है कि अब इसके पास रिलायंस जैसा कोई बड़ा ग्रुप का आदमी आएगा और वो पूरी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो पूरी ज़मीन ले लेगा, एग्रीमेंट कर लेगा, एक निश्चित भाव पे कर लेगा। उसके बाद में अगर भाव बढ़ते भी किसान बढ़ा नहीं सकता, उसी भाव में उसको देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी ये महसूस करता हूँ कि इससे ज़्यादा बीजेपी ने जो काम किया है उससे ज़्यादा अच्छे काम कांग्रेस या दूसरी सरकारों ने किए हैं और उसको सबको चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार का कहना है कि आप लोगों ने किसानों को गुमराह किया है, इसलिए वो सड़कों पे उतर रहे हैं। देखिए, गुमराह करने वाली बात तो ये है कि अगर जब किसी सरकार का इकबाल जनता के बीच उठ जाता है तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। अगर इन्होंने जो कमिटमेंट किए थे 2019 में, जब 14 में किए, 14 में आए,
तो अगर एक भी उसमें कमिटमेंट पूरा कर देता तो जनता को भरोसा हो जाता। जो भी बोले वो सब ऐसे ही बोले, और लास्ट में उनसे जब सवाल पूछा मीडिया ने तो कह दिया भाई ये तो एक जुमला था, हमारा कोई स्टेटमेंट थोड़ी ना था, कोई हमारा कोई इसका कोई कमिटमेंट थोड़ी ना था। ये उनके बड़े लीडरों ने बोला। अब नाम हम लेना नहीं चाहते, बुलाना चाहो तो बोल सकते। अमित शाह जी ने बोला, बोलिए। हाँ, अमित शाह ने खुद बोल दिया। अमित शाह ही वही प्रदेश के अध्यक्ष, वो देश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब उनसे घेरा कि आपकी पार्टी को पूरे देश में जनता ने वोट सपोर्ट दिया और आपने ये कमिटमेंट किया था कि भाई हम इतने जो आपने कमिटमेंट 15 लाख के खातों में पहुंचाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और तमाम आपने झूठे वादे कर दिए, क्या उनमें एक भी पूरा किया? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई ये तो कोई पूरा करने वाली बातें नहीं है, ये तो एक जुमला था चुनाव जीतने के लिए। तो जब जनता ये देख चुकी है, सुन चुकी है और भोग चुकी है, तो फिर उन पर करनी कतरी में इतना बड़ा जमीन आसमान का अंदर कैसे विश्वास करें? उनके एलाइज पार्टनर जो श्रोमणी अकाली दल लंबे समय से उनका साथ दे रहा था, पिछली सरकार में भी इसमें भी थी, उनकी नेता हरसिमरत कौर जो उन्होंने रिजाइन किया, अगर उसे किसान के हित में बिल होता तो उनकी पार्टी छोड़ के क्यों भागती? पार्टी से क्यों उनको रिजाइन करना पड़ा सरकार से? तो इसका स्पष्ट है अभी जनता का पूरी तरह से सरकार से इकबाल हट चुका है। अभी हमने सुना है कि जो अपने मन की बात बोलते हैं अब किसी को अच्छी नहीं लगती, वो तो ऐसा लगता है कि ये तो बोरियत वाली है। और इसके ऊपर अब की बार तो नौजवानों ने इतना उनको बोर कर दिया कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के थूक सूख गया, ज़मीन पैरों से खिसक गई, उनका ये हाल हो गया कि भाई क्या होने जा रहा है। तो अगर MSP रहेगा, बोल ही तो रहे हैं, और सुनिए ना मैं आप पहले ही कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की तो एक आम जनता की लोग विश्वास कर लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री पे इतना नहीं कर पा रहा। ये प्रधानमंत्री को स्वयं सोचना चाहिए। देखिए, एक जो हाउस चलता है उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, उनके क्रिया हैं, उनके नियम से, उनके अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं। सरकार कितनी बहुमत की क्यों ना हो, लेकिन वो नियम के तहत संचालन होता है, संचालित किया जाना चाहिए। उसके नियमों को धज्जे उड़ाई गई। हमने देखा, मैंने अपनी तस्वीर देखा टीवी में कि उसमें एक जो संसद माननीय सदस्य उसको जो है नियमावली पढ़ा, क्योंकि वही स्पीकर जो पीठ पर बैठा हुआ और वही उसकी रक्षा नहीं कर रहा हो। वो नियमावली के तहत जो हाउस चलता है, मैं भी अपर हाउस का सदस्य रहा हूँ, तो उस नियमावली के तहत ही हाउस चलता है, और उसकी जो संरक्षक होता है सभापति, जो पीठासीन होता है, उसके रहते वही नियम का उल्लंघन करा, तो इसलिए उसको फाड़ा गया। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो क्या अब स्पीकर सही से काम नहीं करता क्या? नहीं, मैं समझता हूँ अगर सही से काम कर रहे हैं, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता। जब चुन जाता है फिर वो संवैधानिक उसके दायरे में जो बढ़ जाता है उसूलों के साथ, संविधान की रक्षा के लिए उसे काम करना चाहिए, किसी दल की या किसी सरकार की रक्षा के लिए उसे काम नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और राजस्थान में अस्थिर कर दिया, इनके बड़े बड़े अंदर खाने के साथ मीटिंग हुई, और वहाँ के जो विधायक वगैरह सब जाके इधर उधर दिल्ली में कभी कहीं ले जाते रहे, इनके कोई काम रुके नहीं है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इन्होंने जो काम किया है तो वो पूरी तरह संविधान के विरोधी काम किया है, और सारे अपोजिशन ने जो विरोध किया है तो उनका काम है विरोध करना, उनको विरोध किया है तो उसके तहत उन्होंने तो उनकी आवाज़ को बंद करने का काम किया। ये संविधान का गला घोंटने जैसा है, और मैं समझता हूँ कि उनको सुनना चाहिए था। हाउस होता ही इसलिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। किसान अन्नदाता है, और किसान पे जब चोट कसी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ करेगा, और ये उनके लिए उल्टा साबित होगा, और उनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। ये उनके अंतिम भूल कहलाएगी कि ये उनसे गलत होगा। मोदी जी को लोग तो नहीं कह रहे हैं, मोदी जी के जो अपने पार्टी के लोग कह सकते हैं, पट्टी बांध करके उन्होंने जो भी मोदी जी आए हैं तो एक पार्टी के तहत आए हैं। तो जब वो चुनाव लड़ाए थे इधर बनारस से, वहाँ पर बोल हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारतीय जनता पार्टी को बुला दिया, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले का कई नाम नहीं। तो ये तो उनके अब कल्चर में आ गया। लोग महसूस करने लगे कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा नहीं होता, इसलिए उनके प्रति जो विश्वास था जनता का वो उठ गया। 2014 में उनको पूरे दलगत से सबसे उठकर लोगों ने उनको मत दिया था, प्रधानमंत्री चुना था। लेकिन आज महसूस कर रहे हैं कि लोग ये फील कर रहे हैं कि उनसे वो गलती हुई। किसान भी परेशान है, किसान भी ये महसूस कर रहा है कि हमसे गलती हुई, हमने 2014 में गलती की, दूसरी गलती 2019 में कर दी, अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, और ऐसा उनको भी सोच लेना चाहिए। अब भाई उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि जो अगर वो किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं। किसान को मैंने पहले ही बोल दिया कि पूरे हमारे देश की संस्कृति 90% जो हमारा कृषि प्रधान देश है, किसान अन्नदाता है, किसान को लोग भगवान मानते हैं। अब किसान के बारे में आतंकी वो बोल देंगे तो उसका जवाब तो किसान जवाब देगा। किसान को बोले कि क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से रील में से अनाज पैदा करती है कंगना रनौत,
वो भी ज़मीन पे पैसा किसान खून पसीना बहा के तब जाके अनाज पैदा होता है जिसको वो खाती है। तो उसको सोचना चाहिए, किसानों के प्रति बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और ये कोशिश में है कि ऐसे हालात पैदा कर दें इस देश में, इस तरह के कानून ला करके, जिससे कि देश के ये वो बोला करते थे जो कूटनीतिक क्या नाम था उनका, चाणक्य, वो बोलते थे कि देश की जनता को इतना पैनिक कर दो, इतना दुखित कर दो, इतना उसको परेशान कर दो कि वो अपनी रोटी के अलावा कुछ सोच ही ना पाए। ऐसे हालात पैदा कर दे रहे हैं कि रोजी रोटी के लिए भी कर देंगे तो कोई व्यक्ति उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। हालात ऐसे बना देंगे कि भाई फिर चुनाव भी न हो। हालात ऐसे बना देंगे कि वो पूरी तरह से सामंतवाद और पूरी तरीके से एकात्मवाद की तरफ बढ़ जाएं और क्या बोलते हैं उसको, डिक्टेटरशिप की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। देखिए, डिवाइड एंड रूल्स, कांग्रेस जो हमारे गवर्नमेंट अंग्रेज़ों की नीति थी, डिवाइड एंड रूल्स, यही बीजेपी की नीति है, डिवाइड एंड रूल्स। तो वो विपक्ष को कभी भी एक साथ लेके चलना नहीं चाहती, विपक्ष के साथ कोई अपना संबंध नहीं बनाना चाहती, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहती, उनके साथ कोई खोली जो हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं करती। तो ऐसे हालातों में विपक्ष को तो विपक्ष मानती नहीं है। मोदी सरकार विपक्ष को विपक्ष नहीं मानती। देखिए, आपका सवाल है और आपके सवाल में मैं एक और सवाल देखना चाहता हूँ कि ये सवाल आम जनता आदमी कर सकता है, सरकार से सवाल किया जाता है, मीडिया भी करती है, अपोजिशन के लोग भी करते हैं। तो ये सवाल न पूछा जाए, पूछा जाए तो उसका कोई उत्तर ना हो, तो ऐसी उन्होंने व्यवस्था कर दी है। हमारे देश में एक ऐसा डिपार्टमेंट बना था कि जो इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करता था। कोई भी मामला हो, चाहे बेरोजगारी को हो, गरीबी को हो, हमारे जीडीपी का हो, कोई भी मामला वो कलेक्ट करती सरकार, किसी की भी हो, और वो जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से जाता था। जनता के साथ उन्होंने बंद कर दिया, उसमें कोई सच्चाई नहीं कर सकता। डाटा में तो कमजोर है बीजेपी, कमजोर कर दिया। कमजोरी नहीं बल्कि उसमें रोक ही लगा दी। अब आप जो है पूरे कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि पूरे देश में कितनी बेरोजगारी है, किसी भी डाटा को आप नहीं मांग सकते, उन्होंने बैन कर दिया। तो अब परोक्ष रूप से ये एक तरह की इमरजेंसी है। अब लोगों के द्वारा, लोग तो देखो भरोसा करते हैं और जो आदमी भरोसे पे खड़ा नहीं होता है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और संविधान निर्माताओं ने जब इस देश का संविधान बनाया था तो उसमें सारी भावनाओं को आगे पीछे सोच के संविधान व्यवस्था की थी, सबकी भावनाओं को सम्मिलित किया था। उनको ऐसा लगता था कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति पूरी संवैधानिक मर्यादाओं को ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है, कोई ऐसी तरह से हिमाकत कर सकता है। तो उसकी हिमाकत को ख़त्म करने के लिए संविधान में व्यवस्था है 5 साल के चुनाव होना ही है। जो आज वो जनता के ऊपर रौंद के, जनता की भावनाओं को रौंद के, जनता के अधिकारों को रौंद के, जनता के कानून को रौंद के अगर आगे बढ़ना चाहता है तो बस 5 साल के बाद वो हीरो से जीरो बना देगी। नहीं, बिल्कुल संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अगर संविधान का, मैं समझता हूँ कि कोई भी टास्क फोर्स इससे पहले भी गठित हुए हैं, लेकिन उसमें सभी वर्गों का, सभी का समावेश करते हुए करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, ऐसी फोर्स या ऐसे जो कानून बने, यूएपी हो या एनएस हो, कहीं ना कहीं देखा गया 90 से 90% इन कानूनों का दुरुपयोग हुआ। इससे पहले जो भी बनाए गए हैं, तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान को समर्पित किया था इस देश के प्रेसिडेंट को, तो उस समय जब पार्लियामेंट में उन्होंने बोलते हुए बोला था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको लागू करने वाले की लोगों की नीयत सही नहीं होगी तो वो अच्छा संविधान गलत साबित होगा। और गलत संविधान क्यों ना हो, और अगर लागू करने वाले लोग, देश को चलाने वाले लोगों की भावनाएं, नीयत साफ होगी तो वो भी अच्छा साबित हो सकता है। यही इस कानून पर लागू होता है कि इनकी भावनाएं अगर सही नहीं है तो कोई भी कानून बनाना गलत है। हमारा संविधान ये इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि भाई जो हमारे सारे नागरिकों के अधिकार है उसमें ख़त्म हो जाए, कोई भी पुलिस को ऐसा अधिकार दे देना। देखिए, अब तक जो समाचार माध्यम से और मीडिया के चैनलों के माध्यम से पूरी तरह से प्रदेश में इस बात की अवगत है, पूरी जानकारी है, जन जन तक पहुंच रही है कि उनकी करनी खतनी में अंतर है और भावनाएं ऐसी नहीं है जिस तरह से एक शासक की होनी चाहिए। सब जन नेता, सब जन, सबके साथ लेके चलने वाली भावनाएं नहीं है, इसलिए वो पक्षपातपूर्ण इसी तरह से वो अपने डिसीजन ले रहे हैं। चाहे वो अभी चुनाव अभी आया, अभी मेरे पास उदाहरण कि जो रिजर्वेशन को PCS वगैरह का जो हुआ लोक सेवा आयोग से, तो उसमें जो बनाई गई है, मेरिट बनाई गई है, तो अब तक के इतिहास में वो मेरिट में ये होता है कि सबसे कम मेरिट शेड्यूल कास्ट के आरक्षण पर को रखी जाती है, पर उससे थोड़ा सा बढ़ के OBC की होती है, पर उससे बढ़ के जनरल की होती है। ये ठीक उल्टा कर दिया।
इसमें कर दिया कि सबसे हाई हो गई शेड्यूल कास्ट की, उससे बाद ओबीसी की, और सबसे कम आ गई उसकी। ये पूरे जो अभी उसका सूचना अधिकार के तहत कानून है, उसके तहत पूरी रिपोर्ट मांगी गई, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। तो उनकी पक्षपातपूर्ण नीतियाँ, इससे लोगों का उनका मन उनके प्रति, उनकी सरकार के प्रति पूरा विश्वास उठ चुका है। और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो हमारी समाजवादी पार्टी ने जो संकल्प लिया है, आह्वान पत्र भी लोगों ने बांटा, और अभी 21 सितंबर को पूरे तहसील लेवल पर जो प्रदर्शन धरना प्रदर्शन किए हैं और सरकार को आगाह कर दिया कि साइकिल की सवारी आ रही है और 2022 में आपको उखाड़ फेंकेंगे और विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे। और जो भी आपको समय बचा है, इस समय में जो कुछ करना चाहते हो उल्टा सीधा कर लो, कि हमारे पार्टी ने जो कहा वो करेंगे और पूरी जनता को इससे निजात दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करा देंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो कूटनीति की जो चाणक्य ने एक बार बोला था, उस पद चिन्हों पे ये लोग चल रहे हैं। युवा भी सबसे पहले होती भूख, ठीक है ना, भूख की लड़ाई के लिए रोज बिल्कुल को ऐसा कर दिया कि शाम की रोटी मिल जाए, आंदोलन की छोड़ो, राजनीति की छोड़ो, ऐसे हालात पैदा कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि जब ज़्यादा हाहाकार होता है, भगवत गीता में भी लिखा गया है कि जब ज़्यादा कोई बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है और हाहाकार मच जाता है पर कोई अवतार होता है, तो मैं महसूस करता हूँ कि यही व्यवस्था संविधान में है। हर 5 साल के बाद नई सरकार अवतार में आएगी और समाजवादी पार्टी 2022 में चुन के इनको जो है सबक सिखाएगी, और जो भी काले कानून बना रहे हैं, जन विरोधी कानून, उनको पलटने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोल दिया कि पहली बैठक में 1 घंटे के अंदर से सारे काले कानून खत्म कर दिए जाएंगे।